अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ लोग हमको देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। एंड आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि वो लोग जो आज वेट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या उनको वेट लॉस करना है, तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज आज हम बात करेंगे वज़न को कम करने की। मैंने कहा सुबह सुबह आपको ये तलब दे ही दूँ ना कि हमने आज करना क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त, बल्कि इनफैक्ट दो बहुत ज़बरदस्त बातें। पहली बात तो ये है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 100 से ज़ायद पेपर्स लिखे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी पीएचडी है और उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। और कमाल आदमी। अभी थोड़ी देर के अंदर हम उनको ज्वाइन करेंगे, स्पेन के अंदर सब तो बैठे हुए हैं, तो हम उनसे ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और अभी इस वक्त वो कहाँ हैं और पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं और बाहर रहकर पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, उनसे ये सब पूछेंगे। ही इज़ अ साइंटिस्ट, यू नो, अ ब्यूटीफुल सोल, एन अमेजिंग मैन। उनसे तुम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज ही के दिन मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मतलब बाहर से एक काम करते हैं, एक कंट्री पिक कर लेते हैं आज के दिन, कनाडा। अगर आप कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, कुछ अरसे के लिए जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, आज ही के प्रोग्राम में। तो आप प्रोग्राम रियली मिस नहीं कर सकते। अगर आप देख रहे हैं तो कॉल करके दूसरे लोगों को बता दीजिए कि देख लें, आज बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी एक तो हम आपको साइंटिस्ट से मिलवा रहे हैं, दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कनाडा कैसे मूव हो सकते हैं, कनाडा जाके कैसे कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप ओवरवेट का शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, तो आज का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर आपकी शादी हुई है और आपकी शादी को 1 साल से कम अरसा हुआ या 1 साल हो गया है, तो आप हमारे मेहमान हो सकते हैं। आज एक ऐसा ही कपल हमारे साथ होगा। लेकिन राइट नाउ विद मी ऑन स्काइप ऑल द वे फ्रॉम स्पेन, उवैस अहमद खरल साहब। ही इज़ अ साइंटिस्ट। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं उवैस, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं, स्पेन में इस वक्त टाइम क्या हुआ है? सर अभी तो ये अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। अच्छा। अभी अभी आई थिंक सो यू कैन से दैट के फजर टाइम है। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक है? फैसलाबाद से ताल्लुक है आपका? जी मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक गांव से है जिसका नाम मुलवानी हरना है। ओके। और मैं खरल नहीं हूँ, मैं हरल हूँ एक्चुअली। हरल, हरल। आई आई एम एम सॉरी सॉरी, टू मेंड आई एम सॉरी, आई अपॉलजाइज, माय अपॉलजीज। नो नो इट्स नॉट, इट डजंट मैटर कि आपकी कौन सी कास्ट है। मैंने जस्ट अमेंड किया कि नो आई एम नॉट दैट ऑन दिस वन। तो मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के गांव मुलवानी हरना से है। ओके। और वहीं से मेरी ग्रेजुएशन थी, फिर मेरी मास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से थी, एंड देन आई मूव फॉर माय पीएचडी। ओके, और अब आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं? जी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है पीएचडी का, जो कि सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्तुबा, स्पेन से। ओके, यूनिवर्सिटी कोर्डोबा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने 100 से ज़ायद पेपर्स लिखे हैं और उनमें मदद करवाई है। हाउ डिड दैट हैपन? ये किस तरह से हुआ? सर ये ना मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आपने ये किया कैसे, लाइक हमारे तो इधर पीएचडी में काम नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक मैंने जब रिसर्च स्टार्ट की थी, मैं तब बीएस का स्टूडेंट था, लाइक अभी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। सो 2017 से मैं रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, एंड नाउ इट्स 2023। और उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन कैसी है, आपका मोटिव कैसा है, और आप किस तरफ अपने आप को ज्यादा स्टेबल मूव करना चाह रहे हैं, आपके मेंटर कैसे हैं जो आपको डील कर रहे हैं। जैसे कि मेरे मेंटर थे, जो मैं अभी भी एक्नॉलेज करता हूँ कि अगर आज मैं इधर हूँ तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी, एंड सेकेंडली द अदर थिंग वाज दैट कि मेरे मेंटर डॉक्टर इकराम अहमद, जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में है, उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मेरे मेंटर थे डॉक्टर आरिफ नजीर, डॉक्टर रोमर यूनुस, डॉक्टर फायजा, डॉक्टर मोहम्मद परवेज भट्टी, और जीसी में डॉक्टर खालिद महमूद जिया और डॉक्टर शफाकत। सो ये सारे जितने भी मेंटर्स आपको आप बगैर किसी मेंटर के अपने आप को इस सीट पे बिठा भी नहीं सकते और कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। सो विद दैट आई डिड इट। अच्छा, आपने एक और एजाज़ लिया जो बहुत बड़ा एजाज़ है, और वो एजाज़ ये है कि आप 2% दुनिया के साइंटिस्ट में आपका शुमार होता है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और ऑनेस्टली व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील? जब पहली बार तो जब ये लिस्ट आई, बिकॉज ये लिस्ट तब आती है जब नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद 2 से 3 दिन बाद ये लिस्ट भी आती है।
तो जब ये लिस्ट आई तो मेरे एक कोलैबोरेटर थे डॉक्टर राम राव कारी, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्रुनाई में होते हैं। उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी और कहते हैं कि आपका नेम आया है। आई सेड नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हियर, लाइक ये हो ही नहीं सकता कि मैं इस लिस्ट में हूँ। तो मैंने कहा मुझे आप लिंक भी भेजें, मुझे लिस्ट भी भेजें, एंड आई चेक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, और मैंने जब देखा कि मेरा नाम है, आई स्टिल डिडंट बिलीव, एंड देन आई सेड ओके अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लिस्टेड। तो इसका बेस ये था कि जो मेरी रिसर्च है, जिसकी जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, जिसका जितना इम्पैक्ट है, वो उस हिसाब से उस लिस्ट को मैनेज करते हैं और उस लिस्ट को बनाते हैं। बहुत बहुत honestly it's wonderful talking to you. I myself am going through a PhD program. I am actually doing my PhD in astrophysics. तो I think आप जब आप जब पाकिस्तान आए तो ज़रूर मुलाकात रहेगी. If I am ever in Spain, I'll definitely would want to talk to you. एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे मुझे ये बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया जा सकता है. आई नो हम थोड़ा सा दुनिया से पीछे हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट है और सबसे बड़ी मिसाल आप खुद हैं. तो पाकिस्तान के लिए क्या किया जा सकता है? सर पहली बात तो ये है कि हम उनसे पीछे नहीं हैं. मैं ये जरूर कहूंगा कि हम उनसे पीछे नहीं हैं. रीजन पता क्या है? रीजन है माइंडसेट. हमारा जो माइंडसेट है ना, हम आज भी सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते. हाँ. हम क्यों नहीं कर सकते, हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि व्हाई वी कांट डू इट. प्रॉब्लम हमारा अपना माइंडसेट है, हमारा डिटर्मिनेशन है. अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, देन फाइट. अगर आप कम रिसोर्सेज में अपने आप को एक रिसर्चर बना सकते हैं, तो जब आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तब आप क्या करेंगे. तो दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान नो डाउट एक डेवलपिंग कंट्री है. हमें भी पता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो अभी भी टारगेटेड है और जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. लेकिन उसके लिए हमारे रिसर्चर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको पैचअप करना होगा. अगर वो पैचअप ही नहीं करना चाहेंगे तो आप उन पे काम नहीं कर सकते. लेकिन उससे पहले ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या है. अगर आप आज यूथ से कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो ये कहेगा कि मैं कोई ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, उससे थोड़े से पैसे कमा लूंगा और मैं एजुकेशन नहीं लूंगा. मींस हमारा हंगर ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. हमारे स्टूडेंट्स में वो डेडिकेशन खत्म हो चुका है कि हम एजुकेशन लें. लाइक मैं अगर खुद को रिकॉग्नाइज करूं तो मैं इवन राइट नाउ आई एम अर्निंग मोर देन अ बिजनेसमैन. तो पॉइंट ये है कि आपको ग्रेजुअली चलना पड़ेगा. ये कोई यकदम चीज नहीं है कि जो आपको मिल जाएगी. दिस इज रिसर्च, दिस इज द साइंस. साइंस टाइम लेती है. तो आपको फेडअप नहीं होना, आपको अपनी डेडिकेशन को और मोटिवेट करना है. वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, वो ख्वातीन जो आपको देख रही हैं, वो मर्द जो आपको देख रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई नो यू हैव सेड इट, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू फाइंड द एक्स्ट्रा आवर टू डू इट, वरना वो कभी भी नहीं होगा. आपका स्किल से ज़्यादा आपकी विल का होना बहुत ज़रूरी है. बट व्हाट डू यू वांट टू से कि अगर आपने अचीव किया तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को, दूसरे पेरेंट्स को कि वो क्या कर सकते हैं? मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा. हाँ. कि when I started my graduation, तो फैमिली, रिलेटिव्स, हर किसी ने ये कहा कि he can't do anything, he is a null student. ये एक नलिफाइड स्टूडेंट है. आप इसको कहीं और लगवा दें, कहीं ये कर दें, वो कर दें. मीन्स जैसे कि गांव में एक ट्रेंड चलता है. तो मेरे बाप का मुझ पे ट्रस्ट भी था और ही वाज लिटरली डाइंग फॉर कि मेरा कोई बच्चा ऐसा काम करे कि आई शुड प्राउड ऑफ हिम. तो पॉइंट ये है कि जब आपकी डेडिकेशन, आपका वर्क और आपकी डिटर्मिनेशन एक पॉइंट पे फोकस होगी ना. अब हमारे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम ये है, आई एम सॉरी टू से दैट, कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं इस वक्त अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तो वी नो दैट कि वो किस वे में यूज कर रहे हैं. आई थिंक सो 90% ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल जस्ट फॉर द रॉन्ग पर्पसेस. मोबाइल या इंटरनेट या लैपटॉप या और भी इस तरह की चीज, इसके जो दूसरे मफायद हैं उसकी तरफ कोई जाना ही नहीं चाह रहा, ना उसको कोई देखना चाह रहा है. अगर आप यूरोप की साइंटिफिक हिस्ट्री को पढ़ें, ये लोग इतना काम नहीं करते, लेकिन ये डिसिप्लिन्ड है, डिटरमिन्ड है और डेडिकेटेड है टूवर्ड्स देयर वर्क. और वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन उनको इधर लेके आता है और वो परफॉर्म करते हैं. अगर आपके भी काम में सिर्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन होगा ना, तो आई एम श्योर दैट
कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। और जो रिसर्च लाइफ है, जैसे कि हमारे यंगस्टर्स जो मास्टर्स पीएचडीज कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि आप किस तरह की क्वालिटी ऑफ वर्क को पब्लिश कर सकते हैं, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो हमारे यहाँ हॉट टॉपिक्स क्या हैं कि हमारा पोल्यूशन है और दूसरा हमारा लोड शेडिंग। अब पोल्यूशन और लोड शेडिंग को कवर करने के लिए अगर साइंटिफिक ब्रेकआउट्स किए जाए तो वो वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, एनर्जी कन्वर्जन की एप्लीकेशंस है। तो हम एक्चुअली में उस तरफ सोचते नहीं है, हमने कभी उस तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं की। आई थिंक सबसे बड़ा मसला वह सबसे बड़ा मसला ये है यार कि मतलब हमको सिखाया ही नहीं गया, हमको बताया ही नहीं गया कि हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक तो छोड़ दीजिए, हाउ टू थिंक वो अप्रोच ही नहीं है। जब मैंने एनएलपी के अंदर मास्टर्स किया तो उस वक्त हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा करते थे और उसके अंदर जो अप्रोचेस थी वो बहुत डिफरेंट होती हैं। पूरी दुनिया में रीजन के हिसाब से अप्रोचेस होती हैं। प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट करती हैं सोल्यूशन को। वो कौमें जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं वो ज़िंदगी के अंदर आगे जाती हैं। बट सर, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप कमिंग टू अस एंड कीप टॉकिंग टू अस, एंड इफ आई एम एवर इन स्पेन आई एम डेफिनेटली विजिटिंग यू। Yeah, you can visit me anytime. Thank you, sir. Attach my email to बहुत wonderful. Ladies and gentlemen, we were talking to Uwais Ahmed Haral and मुझे लगता है कि पाकिस्तान के और बच्चों को आगे आके इसी तरह से काम करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वेट की। वो लोग जो परेशान है वेट की वजह से, उनका वेट कम कैसे हो सकता है। दो रीजंस हैं, एक तो आप मुंह पे टेप लगाएंगे और उसके बाद आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, टेप लगा के प्रोग्राम देखेंगे। सीरियसली बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू होता है वो वेट का होता है और हर आदमी चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन शेप में देखें, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक फॉर मी इफ़ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी दैट्स ऑल दैट मैटर्स। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप ओवरवेट हैं तो उससे ज़्यादा उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपकी कॉल्स को मैं ओपन कर रहा हूँ, नंबर्स गोइंग टू बी देयर, तो यू कैन गिव अस अ कॉल। विद मी इन द स्टूडियोज़ वी हैव गॉट डॉक्टर साइमा मलिक साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड डर्मेटोलॉजिकल सर्जन हैं एज वेल। ऑल राइट जी। एंड डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एंड सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग। मुझे देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कराची से अगर हमारे पास उफेरा हैं तो हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद यू। ओबेसिटी या वेट का ज़्यादा होना, कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? क्या हमारा खाना, डिप्रेशन? खाना तो डेफिनेटली आजकल का जो लाइफस्टाइल बन चुका है, एक हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काम वगैरह हमारा इस तरह का हो गया कि डेस्क जॉब्स हैं मोस्टली। खाना पीना हमारा बहुत बिंज ईटिंग से रिलेटेड हो गया है, मल्टीपल स्नैक्स ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी स्नैक्स की ज़्यादा हो गई है, एंड मोर ओवर देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो चीज़ें इसके साथ हमारी मेंटल एक्टिविटी बहुत होती है ना डॉक्टर साहब? हाँ, मेंटल एक्टिविटी में उतना ज़्यादा कैलोरीज नहीं खर्च हो रही। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम मेंटली इतने एंगेज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में कप्तान बनता है, जैसे ही कप्तान बनता है उसके खिलाफ एक और कप्तान बनना शुरू हो जाता है। फिर मतलब दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये तो हर जगह प्ले करता है। सो ये बताइए कि हमारे खाने ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम अचानक से ब्लोट कर जाते हैं, या हमारे खाने के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं? नहीं, हमारे खाने के टाइमिंग्स भी फ़र्क हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे खाने की टाइप भी डिफरेंट हो गई है। दूसरा, हम बातचीत बहुत करते हैं, खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। हमारा जो फूड का एक पोर्शन होना चाहिए हम उससे ज़्यादा खा जाते हैं। इसके अलावा क्या इशू है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल में बहुत कॉमन है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, थायराइड रिलेटेड अगर डिजीज़ है उसमें वेट गेन बहुत ज़्यादा है। तो हम उसके बाद बच्चों को हम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले जाते हैं कि आपका वज़न बढ़ रहा है, बच्चे और खाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक स्ट्रेस ईटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, जब इंसान थोड़ा सा ओबीस हो जाता है, थोड़ा सा ओवरवेट हो जाता है, तो बड़ा कॉन्शियस हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसी बहुत प्राइम एग्जांपल्स हैं कि वो सोचने लगता है कि अब मुझ पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है। फिर हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग बेतहाशा होती है, तो वो एक डिप्रेशन के फेज़ में दाखिल हो जाता है। तो उससे कैसे डील कैसे किया जाए? अच्छा, उसमें ये होता है कि ये जो सोशल मीडिया दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन इट। उसमें एक परफेक्ट बॉडी इमेज, सोशल बिल्कुल नहीं है मैम, बस मीडिया है। या तो उसमें एक कह लें कि नेगेटिव आइडियोलॉजीज बनी हुई हैं, लाइक अ परफेक्ट बॉडी इमेज के एक स्पेसिफिक बॉडी इमेज होगा तो वो एक परफेक्शन की तरफ जो है वो जाएगा। और प्लस एज यू मेंशन डिप्रेशन, तो उसमें ये होता है कि जो डिप्रेशन जब बॉडी आपकी कह लें कि ओबेसिटी से होता है जो डिप्रेशन, वो आपका इंटर रिलेटेड है। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है
वो आपका जो ओबेसिटी है या आपका वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है मज़ीद। तो उसकी जो मेडिकेशंस हम लेते हैं आप कह लें, या फिर आप जो इस तरह की जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आप उसमें लेथार्जिक हो जाते हैं, आप वेरी लो फील करते हैं, तो उसमें आपका और ज़्यादा ओबीस आप हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि वो लेथार्जिक्स तो एक तरफ होता है, हम जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हम ये कहते हैं कि कपड़े बिल्कुल फिट नहीं आ रहे। हम जब मार्केटिंग भी करते हैं तो क्या कहते हैं, वो कपड़े जो आपको कभी फिट आया करते थे दोबारा से आपको फिट आने लगेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो उससे डील कैसे किया जाए, स्ट्रेस से कैसे डील किया जाए? कि हम सोसाइटी को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलना है, तो उससे कैसे डील किया जाए? अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो लोग आपको बॉडी शेम करने के बजाय, और स्पेशली इवन इन आवर होम्स हमारी फैमिली से ही सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू होता है। क्रिटिसिज्म हमारी फैमिली में ही पहले कहने लग जाते हैं दव्यानी होना, एनु मोटापा, इस तरह की चीजें, सो थिंग्स लाइक दैट। तो दव्यानी होना, हाँ, इतनी मोटी है, इसको कौन देगा, इसके रिश्ते नहीं आएंगे। तो स्टिग्मेटाइजेशन इज वेरी कॉमन हियर इन आवर सोसाइटी। तो उसमें ये होता है कि आप लोग पॉजिटिव पीपल के अराउंड सराउंड करें कि आपको वो ज्यादा कॉन्शियस ना फील करें। पॉजिटिव पीपल कहाँ से लाएं जी? मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो पे एक कॉल एक दिन मैंने कहा मैं आप लोगों से आपका दिन पूछना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू रिलेट टू यू ना, कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो एक मुझे कॉल आई हाफिज उस्मान साहब की, तो मैंने उनसे पूछा आपका दिन कैसा गुजरा? कहा ओह सर ना पूछे, जबरदस्त, और हंसने लगे ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो किसी आदमी का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। कहते सर 9 बजे लाइट गई, 4 बजे आई है। That's what it is. तो पॉजिटिव पीपल कहाँ से लाए? अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहिर भाई, डॉक्टर से प्लीज ये पूछते हैं कि जो मल्टीविटामिन खाती हैं, मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट थी 10 ईयर बिफोर, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे ये पूछ रहे हैं कि वो खाने चाहिए कि नहीं, उससे भी वेट ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी मेरा काफी ज्यादा वेट है। ओके, तो मल्टीविटामिन क्योंकि वीकनेस की वजह से खाने पड़ते हैं, तो वीक में कितने दिन खाने चाहिए ये जरूर बता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मल्टीविटामिन का एक मिसकंसेप्शन है कि जी हम आयरन लेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, ये बहुत ही गलत बात है। आयरन लेने से एक्चुअली हमारा जब हमारी लिथार्जी बेहतर होती है तो हम एक्चुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आयरन का इंटेक भी गलत नहीं है। मल्टीविटामिन्स फॉर एग्जांपल अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं, इट्स टोटली ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर किसी को नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई साइंटिफिक स्टडी है विच हैज़ प्रूवन द फैक्ट कि मल्टीविटामिन्स एंड वेट गेन का कोई आपस में, तो इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है आपस के अंदर, आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ऑलराइट जी मैम, आप बिल्कुल मल्टीविटामिन ले सकती हैं, और मुझे लगता है कि लेने भी चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बड़ी सिंपल तरीका मेरे लिए वेट मेंटेन करने का, रन करें जी, आप रन करें। आई रन एवरी सिंगल डे 12 to 15 miles एवरी सिंगल डे विदाउट फेल, एवरी सिंगल डे, एंड आई ईट एवरीथिंग। आई एम सॉरी, मैं दुनिया में डाइट के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझसे नहीं हो सकती डाइट। आप जेनेटिकली ब्लेस्ड। आई डोंट नो वेदर आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड और नॉट, लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पूरा दस्तरखान सजता है, दोपहर में भी शाम को भी, मतलब आई ईट प्रॉपर फूड, बट आई रन 12 to 15 miles a day। फिजिकली जी, फिजिकली आपको ये करना ही होता है। ये आपको, आप जितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हो आप उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आई थिंक आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं तो आप जाके अपने आप को कंटूर करवा सकते हैं, बॉडी कंटूरिंग कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है ये? बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोसीजर सेलेक्ट करने लगे हैं। लेट्स से लाइपोसक्शन अगर हम सेलेक्ट करने लगे हैं तो उसमें ज़ाहिर है लाइपोसक्शन की कुछ कॉस्ट होगी, कुछ एनेस्थीसिया की कॉस्ट होगी। अब तो हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं दे रहे, तो कॉस्ट हाँ बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में आप बात भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। You're talking? हाँ, you are talking with your doctor. Really? तो आपका पेट जरा सिया जा रहा है, और आप डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? आपने नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म देखी है? सिया तो नहीं जा रहा होता, you can say कि वो टाइनी से होल्स होते हैं जिनके थ्रू कैनुला जाता है और वो फैट को सक आउट कर लेते हैं। अब वाइजर वगैरह इट्स अ काइंड ऑफ कैनुला, लॉन्ग कैनुला होता है, और उसके साथ एक खास किस्म का फ्लूइड दिया जाता है जिसको टुमेसेंट फ्लूइड बोलते हैं। उसमें लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, उसमें वेसल्स को श्रिंक करने की चीज़ें होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब कितनी देर का प्रोसीजर होता है? अगर हम लोअर एब्डोमेन कर रहे हैं तो 2 hours, 1.5 hour। You're done? Yes, we are done. And then what do? You go home? आप अगले दिन से काम पे जाएं। आप खुद हाँ why not? आप IV sedation, हमने लाइट से, अगर किसी को मसला है जिसको फील होता है कि नहीं मैं जी अवेक में मेरे लिए मुश्किल है, वो IV लाइट सेडेशन दे देते हैं। वो भी जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने कोई मेडिसिन खाई है और आप सो रहे हैं।
ओह वाओ, इट्स सो सिंपल और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है बाय द वे, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। Okay. और आप 1 by 1 को एरिया चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं, किसी के अगर बाजू में इशू है वो छोटा सा एक एरिया बाजू का चूज़ कर सकते हैं। फीमेल आती हैं बच्चों के बाद, उसमें उनका पेट होता है तो पेट में अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन इकट्ठा भी किया जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं हैं। Okay. अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं तो ऑनेस्टली अगर BMI आपका 40 से अबव है तो फिर वेट लॉस प्रोसीजर्स डिफरेंट हो जाते हैं। Okay. उसमें आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी आ जाती है। मैं उसको सिंपल टर्म में अगर कह दूँ कि वो आपके गट से रिलेटेड प्रोसीजर्स आ जाते हैं। उसमें आपका हम स्टमक छोटा कर सकते हैं या स्टमक के अंदर बैलून रख सकते हैं। बैलून रखने का प्रोसीजर भी विदाउट कट, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनीथिंग। एंडोस्कोपिक ट्यूब के थ्रू बैलून रखना है, स्टमक आपका भर जाएगा, आपको खाने की नौबत ही नहीं आएगी, कम खाएंगे आप। There you go. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बलून हमारे पॉलिटिशियंस के जरूर रखवा दें पेट में, ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा है ताकि वो खजाना ना रखे और बैलून रखे। अच्छा, मुझे लगता है वो कोई they'll find a way to again manipulate that. हाँ। मुझे लगता है कि अगर आप बलून रखवा भी देंगे ना तो they'll find another way. they'll find another way. Yes, of course, I have seen one patient like that. Seriously, अगर आपने बैलून रख लिया, 1/3 स्टमक खा लिया, आप उसी में चॉकलेट्स डाले जा रहे हैं तो नेचुरली Yeah, again, you're taking calories. बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अच्छा, शादी जब होने वाली होती है, करीब आने वाली होती है, Exactly. खास तौर पे ख्वातीन, मुझे मर्दों का बहुत ज़्यादा वो पता नहीं है, ख्वातीन अक्सर ये कहती हैं कि जी मुझे पतले होना है, मुझे दुबले होना है, तो ये मेंटालिटी क्या है? अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि अदब बयान नहीं होना, वो वाली चीज़ ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन है कि लड़की हो शो कॉल्ड अदब बयान नहीं होना, ये मतलब किसी ने रिश्ता नहीं देना, किसी ने रिश्ता नहीं देना। इसलिए ना कि आपका एक स्पेसिफिक बॉडी इमेज बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि एक इस तरह की लड़की होगी जिसका ये फलां जो है वेट होगा, हाँ। तो ये आइडियल बॉडी वेट। Okay. तो उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट सोसाइटी का वही है। और फिर लाइक जेन्युइनली रिश्ते आने में मसला होता है कि लोग जो ओबीस होती हैं, ओवरवेट होती हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं। सो दैट कॉजेज डिप्रेशन एज वेल। जो रिजेक्शन है या जो सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज्म है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके प्रिवेल कर रही हैं। यहाँ मैं एक बात काटूंगी, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करनी चाहिए। No. मेरे पास मर्द हजरात भी आते हैं, Yeah. उनका भी बयान नहीं हो रहा। बाकी में हाँ, वो कहते हैं जी हम मोटे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, हमने रिश्ता करना है, it's और हम check गंजे हो रहे हैं, हमारे बाल लगा रहे चेक हैं। कीजिएगा, तो दूसरी शादी नहीं हो रही लड़की और होगी। लड़के में पहली बारी तो डिफरेंशिएट हो ना ही करें। जाए। नहीं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रही ये हूँ। गलत है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आई डोंट थिंक कि ये आई थिंक अब लोग कॉन्शियस होते हैं। हेल्थ रीजंस भी तो बहुत सारे होते हैं ना, जिनकी वजह से मर्दों को भी करना होता है। लेकिन हम क्या एक्सरसाइज से शाय करते हैं, दूर जाते हैं, भागते हैं? हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल बन गया ना, आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस चले गए, ऑफिस गए, डेस्क जॉब किया, घर आ गए, खाना खाया, लेट के टीवी देखा या अपना फोन या पकड़ा phone use और किया। सोशल मीडिया देखा। टीवी कहाँ, अब तो फोन पे। ट्रू, Yeah. टीवी भी या लगा ही you're होता है scrolling ना, your phone, टीवी yeah. लगा। तो अब कुछ फिजिकली एक्टिव तो हम रहे नहीं हैं। मोरओवर हमारी अगर फैमिली में हिस्ट्री चल रही है किसी और डिजीज़ की भी, जैसे थायराइड मैंने पहले जिक्र किया, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिजीज़ है, तो उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता, और सेंट्रल ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। इवन गर्दन पे डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिस कॉल्ड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये बहुत सारी डिजीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, मोटापे के साथ साथ बोन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, मोटापे के साथ साथ सोने पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। they get obese as well. तो इसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता जो मोटा हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हमारी जो बैड हैबिट्स हैं इस तरह की, जैसे एज शी मेंशन कि हम जो है वो सही हमारी डाइट नहीं है, तो वो हमारा फॉल्ट है। बट समटाइम्स जो कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जो जेन्युइन मेडिकल कंडीशन, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कॉजेज़ के बारे में तो हमने बात कर लिया, रेजोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस की जा सकती हैं और किस तरह से आप प्रोसीजर्स जो आपके अवेलेबल हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। साथ साथ एक बात आप याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते। कराची से हमें उफैरा ने ज्वाइन किया। लेट्स से हेलो टू उफैरा। अस्सलाम वालेकुम। Sahir, and very congratulations on your new show. I'm sure कि जबरदस्त धमाके हो जाने वाले हैं इस चैनल पे। धमाके होने वाले? अच्छे वाले धमाके। अच्छा, Like अच्छा वाला। आप हैं, आपने point है। अच्छा, आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हैं? आई कांट सी यू। नाउ आई कैन। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम ओबेसिटी के बारे में बात करें, मोटापे के बारे में बात करें, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे ये बताओ कि हमको हमारे खाने के टाइमिंग्स डिफरेंट होने चाहिए या हमारा खाना डिफरेंट होना चाहिए? हम किस तरह से खाना खाएं कि हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहे और कम हो जाए?
अच्छा साहिर, सबसे पहले तो ये कि हम जो मेन पॉइंट है ना वो ये कि खाने को जिंदगी नहीं बनाना चाहिए, जिंदगी में खाना थोड़ा बहुत जरूरी है, इस चीज को अपना टैग में यहाँ रुकिए आप, यहाँ रुकिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खाने को जिंदगी नहीं बनाएं तो आपको पाकिस्तान से मूव कर जाना चाहिए। You have to leave the country. ट्रेंड चेंज हो रहे हैं साहिर, और बहुत ज्यादा स्पेशली कोविड के दौरान लोगों को अंदाजा हुआ है व्हाट इज एक्चुअली न्यूट्रिशन, वरना न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के वर्ड को कोई समझता नहीं था। Okay. उसमें जो इम्यून के लिए न्यूट्रिशन ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो बहुत वो लोग भी जो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे उनको भी ये वर्ड की समझ आ गई है, एंड दे नो कि हाँ हमें अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। हेल्दी की डेफिनेशन एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं थी। अगर वो बर्गर खा रहे हैं तो उनको भी होता था कि हाँ हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली हेल्दी कि न्यूट्रिशियस फूड खाना है। अब वो बर्गर में से सिर्फ चिकन निकाल के खा लें तो दैट कैन बी हेल्दी, वो चिकन अच्छी होनी चाहिए, वो एक अलग केस है। लेकिन ये कि जहाँ पे आपका सवाल था वहाँ पे ये कि पोर्शन कंट्रोल, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं और 4 बजे खाना खा रहे हैं तो फिर आपने कहीं से भी वेट लूज नहीं करना, या तो आप बहुत कमज़ोर होंगे, इट डिपेंड्स कि आपका बॉडी जो भी आपका सिस्टम है वो क्या है, या तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाएंगे। तो लोगों के खाने के टाइमिंग्स परफेक्ट होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कंट्रोल वे में खाना चाहिए। जैसे कि सुन्नत है कि पेट का एक हिस्सा छोड़ के खाओ। हम ग्राइंडर में भी अगर कोई चीज़ ग्राइंड कर रहे होते तो ऊपर तक अगर ग्राइंड कर दे तो नहीं ग्राइंड हो पाता। इसी तरीके से एक पोर्शन छोड़ के हम उसको ग्राइंड कर रहे थे, द सेम वे हमने स्टमक में अपने एक पोर्शन एम्प्टी रखना है, मतलब भूख बाकी। अच्छा, मुझे टाइम से खाते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन भी रहती है आपकी। अच्छा फहरा, मुझे टाइमिंग्स का बताइए। ये बताइए मुझे कि सुबह नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, दोपहर को खाना कितने बजे खाना चाहिए, और रात का जो वो कितने बजे होना चाहिए? अच्छा, नाश्ता मैक्सिमम बाय 8 to 8:30 हो जाना चाहिए। वन इन बिटवीन 1 to 2 आपका लंच हो जाना चाहिए, और रात का खाना मैक्सिमम भी 7:30 to 8 पे हो जाना चाहिए। ओके, दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग्स, और अगेन कंट्रोल होना चाहिए कि बहुत सारा खा रहे हैं। कंट्रोल्ड होना चाहिए। हाँ, कंट्रोल होना। अल्लाह ताला मतलब हमें एक स्टेट होती है ना सारे, मतलब जो लोग अब एजुकेट होते चले जा रहे हैं ना, मतलब मैं भी बताऊं कि मेरे जितनी भी खवातीन जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ, एक टाइम अगर 2 साल पहले मैं सोचूं तो उनको समझाना पड़ता था। अब उनके सामने प्लेट होती है, वो ड्राइंग पूरे मैपिंग बनती है, पूरी हमारी ड्राइंग होती है। हम लोग ये भी कहते हैं कि आप तस्वीर खींच के आपका जो मैनुअल बन रहा है उसमें भेजें ताकि एक मोटिवेशन आए, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले। तो पहले की जो प्लेट थी उनकी पिक्चर्स खींच के मैनुअल में लगती थी वो डिफरेंट होती थी, और अब की डिफरेंट होती हैं। दे यूज्ड टू से कि हाँ फेरा, अब हमें ये समझ में आता है, हमें खुद ही खाना देख के समझ में आ जाता है कि ये चीज़ हमने इतनी ही लेनी है। मतलब ये जो फूड लैंग्वेज है ना वो समझ में आ रही है कि इतना लेना है, इतना खाना है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। मतलब एक सिंक हो गया है, ब्रेन उनका फूड लैंग्वेज के साथ सिंक हो गया है। तो आई थिंक ये कहना सेफर है कि इन दोनों लोग जो हैं वो ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? कौसर परवीन कौसर, कैसी हैं आप? जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं भाई ठीक हो? बिल्कुल ठीक बहन, बिल्कुल ठीक। अच्छा कौसर, मुझे ये बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको? जी मेरा ना 2-3 माह से ना पेट काफी बढ़ रहा है, और मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, परहेज भी करती हूँ। ओके ओके कौसर, आप अगर टेलीफोन रखें तो हम फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कॉजेज़ हो सकती हैं वेट बढ़ने की और पेट बढ़ने की? सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो हमारे खाने पीने से डेफिनेटली लिंक्ड है। ओके। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों को हो रही होती है उसमें पेट में ही फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब सेंट्रल ओबेसिटी में जो मेन खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जितना फूड है वो सारा जब हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन बन भी रही है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस है एंड ऑर्गन में, उसकी वजह से हमारे बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और ये फैट एक्यूमुलेशन के लिए पेट सबसे बेस्ट एरिया है। फैट यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ख़वातीन में और हमारी एशियंस में देखा गया है कि हमारी बॉडी का शेप ही ऐसा है। इवन डॉक्टर साहब मेन में भी ज़्यादा वेट जो होता है वो यहाँ इकट्ठा होता है, एंड देन यू गेट योर लव हैंडल्स एंड ऑल। बिल्कुल, मर्दों में तो सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अली जहरी मेरा नाम है। जी अली, क्या कहना चाहेंगे?
सर भी मैं भी प्रोफेशनली एक डायरेक्टर हूँ ओके और मैं आपका माशाल्लाह आपको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है आपसे मुलाकात करूँ, आपसे बात करूँ। आप इतने स्मार्ट रहते हैं माशाल्लाह। सर दिल चाहता है कि आपको फॉलो करूँ मैं। आप अपना राज बता दें ताकि आप कैसे इस तरह स्मार्ट रहते हैं माशाल्लाह, चेहरे के हिसाब से, हर हिसाब से माशाल्लाह। ठीक है सर। और दूसरी बात मेरी बहन से है, सवाल है कि आज जब पाकिस्तान में 95% जो ग़िज़ाइयत है तो जी जी उसमें भी आपको तो पता है कि सब 2 नंबर है। उसको जो हम फीड कराते हैं हाँ वो सारे हमारे जिस्म में जाते हैं। आपने व्हाइट मुर्गी देखे हैं, वो आप देखें। अच्छा आपकी अली भाई आपकी कॉल के दरमियान में कॉल्स आ रही हैं बिकॉज आई थिंक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सवाल हम समझ गए। मैं तीनों से पूछूंगा। लेट्स स्टार्ट विद यू। ये कह रहे हैं कि जी ये जो हमारे साथ होता है ये एक बड़ा अजीब सा केस है कि अगर आप एक मुर्गी लेके आएँ और उसे 3 दिन के लिए छोड़ दें, जिंदा मुर्गी फार्म की, अगर आप उसे लेके आएँ 3 दिन के बाद उसकी सेहत इतनी मुतासर हो जाती है कि वो खड़े होने के काबिल नहीं होती। उसको पता नहीं कौन से इंजेक्शंस लगाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो खड़ी अगर 3 दिन के बाद मुर्गी को ले आए ना और 3 दिन आप उसे ना देखें तो वो इतनी बड़ी मुर्गी इतनी सी हो जाती है। Exactly. और दूसरा आजकल तो ये भी हो गया ना कि इतना सा चूजा है 10 दिन में मुर्गी बन जाती है। that's right. कैसे? That's right. ठीक है? That's right. बिल्कुल सही कह रहे हैं वो तो भी। उससे सेहत पे असरात पड़ते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल तरीके से जो आप जो इनको इंजेक्शंस वगैरह लगा के आप करते हैं तो दैट कॉजेज ओबेसिटी, ओवरवेट, और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है आपकी हेल्थ। और अगेन एज ही सेड के डाइट ही हमारी इस तरह की है, हमारा लोकल फूड ही इस तरह का है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत लोकल ज़्यादा फूड की बात नहीं है, ये बेईमानी है। बेईमानी ठीक है, हमको खुल के बात करनी बिल्कुल। चाहिए But कि ऐसे हमारे यहाँ के लोग हमारी जो भैंस मार cuisine देते हैं। आपको पता है उससे दूध दिलवाने के लिए हाँ जी, उसमें भी टीके लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन, और वो स्मेल भी आ रही होती है। जो पाकिस्तानी कुजीन है उसमें बहुत ज़्यादा फैट इंक्लूडेड है ऑलरेडी, कि उसमें हम जो खाने बनाते हैं, हम घरों में भी जो बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम फैट ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह से किसी ने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तान को देख के यकीन होता है कि खुदा एग्जिस्ट करता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज आउट बिकॉज़ हम सिवाय इट्स ऑल गॉड, हम अल्लाह की दुआ पे जिंदा है। खाना पीना हमारा जो काम है, हमारा एयर अच्छी नहीं है, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक फूड कहीं से नहीं मिलता, हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा फैट का हमें पता ही नहीं है कि अच्छा फैट कौन सा और बुरा फैट कौन सा। गुड फैट। ट्रू। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? जी मैं मुनीसा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कोई सवाल आपका? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वेट गेन के हवाले से प्लीज बता दें। लोग वेट काम करने के लिए परेशान है, मेरा गेन नहीं हो रहा। मैं मतलब कंसिस्टेंटली ना, पहले तो मैं ठीक थी लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा वीक हो रही हूँ। आपका गेन नहीं हो रहा वेट? हाउ लकी। हाँ जी, मेरा फेस भी देखिए आप ये इन लोगों से ना, आप एक्सेप्शनल हैं। आप इन लोगों से ना पूछें, मैं आपको बताता हूँ आपका वेट कैसे गेन होगा। बहुत इजी है। आप सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, आप यकीन माने उन्हें आप कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें, उन सबको पता है कि खाना कैसे है। अच्छा हाँ, और मिल के खाना कैसे है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये खाने की तो बात है। बट मैं उफेरा से पूछता हूँ, थैंक यू उफेरा। वो लोग जिनका वेट गेन होता है, जिनका वेट गेन जो गेन करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या खाना चाहिए? अच्छा सारे यहाँ पे मेरा जानना ये जरूरी है कि ये मैरिड है या अनमैरिड? पता नहीं जी, मेरे ख्याल में खुश लग रही हैं तो अनमैरिड ही होंगी। अनमैरिड ही होंगी। मैरिड बंदा कोई खुश नहीं है। पहली दफा औरतों के हक में सारे वो भी मैरिड। ऐसा पहली दफा हक में ये वाली बात ना जो मियां बीवी वाली होती है, आई हर्ट वेरी गुड। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं। और गलती से जो दूसरी तीसरी कर लें वो और भी बेचारे दुखी हैं। तीसरी करते ही क्यों है? हाँ वाकई वैसे एक्चुअली ट्रू। पहले से सबक नहीं सीखा। एक ब्रेक है जी, एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में अगर आपको वेट गेन करना है, कुछ नहीं करना, 4 बांड ऑर्डर कर दें, आपको वेट खुद ब खुद गेन होने लगेगा सुबह 4 बजे। एक बहुत बड़ा इशू होता है, वो होता है दवाओं का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं,
डाइटरी सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें दवाएं, वो दवाएं जिसके खाने से वेट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, ऑर्गेनिक भी होती हैं, नॉन ऑर्गेनिक भी होती हैं। तो लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, क्या वो सेफ़ होती हैं लेना? अच्छा, अब इसमें एक्चुअली 2 स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक ख़ास किस्म की मेडिकल असिस्टेड वेट लॉस मेडिकेशंस इस वक्त FDA ने अप्रूव कर दी हुई हैं। ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो एक ख़ास किस्म का पार्टिकल है, ग्लूकागॉन लाइक पार्टिकल, जो कि बड़ा मशहूर हुआ है ओज़ेम्पिक एंड सक्सेंडा के नाम से, और वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, और वो हमारी बॉडी अगर ओज़ेम्पिक जो लगाते हैं, बिल्कुल लोग जो शुगर के पेशेंट्स को दिया जाता है, शुगर के पेशेंट्स को लगाते हैं। अब इशू ये आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में एक्चुअली आ रहा है कि हम ये देखते नहीं है कि हमारा BMI कितना है, हम ओबेसिटी के लेवल पर कितने हैं, 40 से अबव है नहीं है, 35 से अबव है नहीं है। एज की बात नहीं कर रही, बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रही हूँ। आपने कुछ उसका ना, हम ये देखते नहीं है, तो मुझे अचानक उमर भाई याद आ गए। अच्छा। उमर शरीफ, वो उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप क्या ब्लेम करते हैं लोगों को कि हमारे मुल्क में सियासत ठीक नहीं है, ये नहीं है। जब हम जूता खरीदते हैं तो हम 10 दुकानों पर जाते हैं, लेकिन जब हम वोट देते हैं तो ऐसे आंख उठा के बिरयानी की प्लेट पे दे देते हैं। तो आई डोंट नो, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो उसमें यह है कि हमें पता चलता नहीं, हमें मार्केट में जो दवाई आई है हमने उसको लगा लेना है, उसको देखना नहीं है कि क्या हम आइडियल कैंडिडेट भी हैं उसके लिए या नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, डॉक्टर को पूछना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स वो निकालेंगे, उसके बाद आपकी कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, तो उसके साथ वो दवाई दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओबीस भी नहीं है, तो वो इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए असूलन। उन इंजेक्शंस का पर्पस इतना है कि वो जब लगाते हैं तो हमारी एपेटाइट स्ट्रेस हो जाती है। ओके। लेकिन वो टेम्परेरी है। अगेन आई मस्ट टेल यू, वो टेम्परेरी जब आप उसको छोड़ते हैं, you gain it back, तो वेट रीगेन हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कंसिस्टेंसी, आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको कुछ दवाइयाँ भी हेल्प करेंगी। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसुम है, मैं कराची से बात कर रही, हिजरत कॉलोनी से। आप जब समा पे थे शुरू से, तब से मैं वहाँ से बाहर आपसे पीछे हूँ। आप मेरे सगे भाई हो, मैं रोती हूँ आपको देख के। जब आप कभी जो है ना बहुत परेशान होते थे, आप जो है ना वन TV में थे, मैं आपके पीछे हूँ। मेरे भाई आपकी शो में होते हो, मैं वहाँ ही ठहर जाती हूँ। तो मुझे है ना आज बहुत खुशी हो गई है। ये 21 वालों का बहुत, ये 4 वालों का बहुत शुक्रिया। आज मेरा भाई मुझे मिला, मेरे सगे भाई से भी आप मेरे लिए बढ़ के हो। मेरे बेटे आपको कहीं भी देखते थे वो कहते अम्मी मामू आ गया। मैं 3 बेटों की माँ हूँ। मेरे भाई अल्लाह आपको जिंदगी दे। तो मेरा जो है ना वेट का मसला है, मेरे बाल बहुत गिर गए, मैं गंजी हो गई हूँ। तो प्लीज मुझे ख्वाब आता है कि मेरा भाई मुझे मिलेगा तो ये सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे आप बुलाएं या फिर मुझसे राब्ता करें। आप प्लीज मुझे बचा लीजिएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 33 साल। 33 साल। चलिए ठीक है, आप फ़ोन रखिए और इनका नंबर ले लीजिएगा, प्लीज़ इनका नंबर ले लीजिएगा जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि बाल गिरने हैं। बाल गिर रहे हैं। बाल गिरने की बहुत सी वजूहात हैं और ख़वातीन और मर्द हजरात में थोड़ी डिफरेंट वजूहात भी हो सकती हैं। ख़वातीन में ये हो सकता है कि अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तब भी हमारे बाल गिर सकते हैं, और ख़वातीन मोस्टली पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंट हैं। विटामिन D का लॉस हो तब भी हमारे बाल गिर सकते हैं। हमें थायराइड डिजीज़ है तब भी बाल गिर सकते हैं। हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी बाल गिर सकते हैं। और ख़वातीन के हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। अगर हमने कंसीव किया है, प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा हुआ है, उसके बाद भी बाल गिर सकते हैं। 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस रीजंस को फाइंड आउट करना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। उसमें इन्वेस्टिगेशंस जो हैं या ब्लड टेस्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ये है कि अगर इनको आइडिया है कि इनका आयरन का लेवल क्या है, इनके विटामिन D का लेवल क्या है, ऑफ कोर्स शी मस्ट नॉट बी हैविंग दैट आइडिया, तो उनको ब्लड टेस्ट हम एडवाइस करके हम उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स बता सकते हैं जिससे बालों को हेल्प मिलती है। सप्लीमेंट्स में नॉर्मल मल्टीविटामिन्स नहीं चलेंगे, इसमें खास किस्म के बालों के लिए विटामिन्स होते हैं जैसे कॉपर, सेलेनियम। दोबारा से बाल आ जाए? यस ऑफ कोर्स, मुमकिन है। तो आप परेशान नहीं हो, आपका वेट भी ठीक हो जाएगा, आपके बाल भी दोबारा से बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। इन्होंने एक बात की तो मेरे जहन में आया, ये जो बात कर रही थी तो बहुत एंग्शियस थी, एंग्जाइटी बहुत थी, और जाहिर है उसके रीजंस आपको भी समझ आ गए कि तो ऐसे ख़वातीन को, मर्दों को आप क्या टिप्स देंगी कि किस तरह से बचा जाए नेगेटिव थॉट्स से? अच्छा, उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि देखिए जब मर्दों के जब बाल गिरते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर ख़वातीन के बाल गिर रहे हैं तो वो किस कदर
ऐसे ही है। और अगेन टेंशन दोबारा से वही कॉज करती है हेयर लॉस और वेट Which is very गेन। right. तो उसमें ये होता है कि एक तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें ऑब्वियसली, जैसे कोई भी जो इश्यूज़ हैं उनको कैटर करने के लिए ऑब्वियसली किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो व्हेन वी डू दैट और हम जो रूट कॉज है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन लेते, जैसे ऐसी मेंशन के सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं या हम डाइट अच्छी रखते हैं, तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उससे ऑब्वियसली आप जो है वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं एंड यू फील बेटर। जब व्हेन यू लुक बेटर यू फील बेटर फ्रॉम इनसाइड। तो उसमें यही चीज़ है कि आप अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक तो उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने की लाजमी कोशिश करें कि किस वजह से एंजाइटी हो रही नहीं, है। अगर लोग आप पे बातें कर रहे हैं तो उससे कैसे बचा जाए, उन थॉट से कैसे बचा जाए? उसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग योर सेल्फ के आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। अच्छा, और मैं एक बात आपको वैसे ही बता दूं, उसके बाद मैं कॉल लेता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक जुमला बता रहा हूँ आपको, उसको ज़िंदगी में याद रखिए। अंग्रेजी का इडियम है दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। एग्जैक्टली। नो वरीज, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, ट्रस्ट मी। आप मुझे देखिए, अली भाई ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि मैं कैसे फिट रहता हूँ। आप यकीन जानिए आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, बट जब मैं यहाँ एंटर होता हूँ तो मैं अपने सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सारे प्रॉब्लम्स वहाँ छोड़ के आता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे आपके लिए काम करना होता है। ट्रस्ट यू मी, मेरी ज़िंदगी आपसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है लाइफ पे। मुझे पता है मैं यहाँ बहुत थोड़े वक्त के लिए हूँ, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँगा, और अगर मैं नहीं हूँगा तो किसी को सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, बट इट्स द राइड हैज़ बिन ब्यूटिफुल। आई एम वेरी ब्लेस्ड in every which way. There were times when I didn't have bread to eat. जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक ब्रेड खरीद सकता था, I was in the US. Trust you me. But there were times when I did not know कि अगले दिन सुबह होगी या नहीं होगी. But you know, everything just is there for a reason. वो चीज़ जो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत दुख का बाइस है, वो आपको बहुत ताकतवर बना देती है। आप आज हैं, आप कल नहीं होंगे, लेकिन कल अभी आनी है, आज अभी मौजूद है, उस आज में रहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम हमीद है, मैं कैंट से बात कर रहा हूँ। हमीद, क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल के स्टूडेंट हैं, इनको अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत टॉपिक कर रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। मेरा पहला हिस्सा ये है कि एक तो बैलेंस डाइट प्लान क्या है ओके। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये आजकल के बच्चे जो हैं, आपको पता है जंक फूड भी खाते हैं और बाकी चीजें भी, तो इनके लिए एक बैलेंस डाइट प्लान क्या हो सकता है? अच्छा, वो सारी चीजें खाएं, उनके सारे विटामिन भी पूरे हो। बहुत शुक्रिया हमीद भाई। लेट्स गो टू कराची फॉर दिस। ओफेरा इज देयर। ओफेरा, डायबिटीज़ के अगर कोई पेशेंट हैं तो उनके लिए बैलेंस डाइट क्या हो सकती है, और वो बच्चे जो जंक फूड खाते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट क्या, उनका डाइट प्लान क्या हो सकता है? ओफेरा, जो लोग जो बच्चे पहले मैं इससे जवाब दूंगी, बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। जी जी आ रही। हेलो जी, सबसे पहले मैं जवाब देती चलूँ कि जो बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस फूड घर में बने जो कि एक उनको वाइट से अपील दे रहे हो कि हाँ इट्स नियर टू द जंक फूड। अब मिसाल के तौर पे अगर बर्गर्स आ रहे हैं तो वो घर पे भी बन सकते हैं बट इन द हेल्दी वे। और दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये 4 चीज़ें अगर उनके फूड में, उनके जो भी उनका डाइट प्लान है उसमें ऐड हो तो काफ़ी हद तक जो है वो कंपनसेट हो जाता है। दूध ज़रूरी होता है, बच्चे की डेवलपमेंट से बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि लेथार्जिक होते हैं, स्कूल चले जाते हैं और डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही है, कद नहीं निकल रहा, मेरा बच्चा वजन नहीं ले रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए होती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा होता, और दूध डेवलपमेंटल एज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरा ये कि जहाँ तक जंक फूड की बात है तो जंक फूड के साथ साथ वाली तो कहानी नहीं है ना। जंक फूड आपने बच्चे को समझाना है दैट इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, और सही है वंस अ वीक चलने चल जाता है,
लेकिन अगर बच्चे यूज टू हैं और वही वाली बात है कि किसी भी थक करके ऑर्डर करके उन्होंने घर पे मंगवा लिया, तो आप सिंपली अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट को अच्छा उफेरा यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा, एक टेलीफोन कॉल और मैं लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे जवाब मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आई एम गुड। हु इज दिस? कौन बात कर रही हैं? शहनाज कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है साहिब भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल आपका शहनाज? जी साहिब भाई, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आपको मुझे जो भी कहना होगा कॉल पर ही कहना होगा। जी बताइए। सर मेरा मसला ये है, एक तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से मुझे कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, बहुत वीक फील होती है, और मेरे ना बाल भी बहुत ज्यादा झड़ गए, बहुत ज्यादा, और तीसरा ना मुझे पित्ते का इशू है, मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे हजम नहीं होता। ठीक है, मैं आपकी डॉक्टर साहबा से बात कराता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप कोई इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पूछना चाहें। जैसे इन्होंने कहा इनको पित्ते का इशू है, इनके बाल गिर रहे हैं, इनको लेथार्जी फील हो रही है, वेट गेन का इशू है, इफ़ शी इज़ यंग, इनके अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो उसके लिए ज़रूर बिल्कुल आप बताना चाहेंगे कि कोई आपके साइकिल रेगुलर है या नहीं? सॉरी, आपके साइकिल रेगुलर है या नहीं? समझ नहीं आई आपकी बात। ओके, चले मैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ तो उनको समझ आ जाएगा। जिन बच्चियों के या जिन खवातीन, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आप मुझे कॉल पर ही बताएं। जी कॉल आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहबा की? जी आवाज आ रही है। अच्छा ओके, तो जिन लोगों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, जिन खवातीन में, उसमें होता यह है कि ख़ास किस्म के हार्मोन्स का बैलेंस आउट हो जाता है, उसमें हार्मोन्स के टेस्ट कराने पड़ते हैं और उसके मुताबिक एक एक्चुअली मेडिकेशन होती है उसके लिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको वो गाइड करते होते हैं। उसमें आपका वेट का जो फैक्टर है वो उसमें कैप्चर हो जाता है। पित्ते का प्रॉब्लम है? अब जो पित्ते का प्रॉब्लम है, पित्ते में अक्सर ये बड़ा मशहूर हम मेडिकल में बोलते होते हैं फैटी फीमेल 40। जो हम जब 40 को टच करते हैं, हम फैटी वुमेन हैं, फीमेल हैं, तो हमें पित्ते में पथरियां होना शुरू हो जाती हैं और फेमिलियल टेंडेंसी भी हो सकती है। आपकी एज कितनी है? 36. So she is approaching 40 basically. अब ये है कि इनको अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। अगर पित्ते में पथरियां हैं तो डेफिनेटली उसका ऑपरेशन होना चाहिए। पथरियां निकल जाएंगी तो इनके लिए खाना पीना आसान हो जाएगा, बट इनको ख़ास किस्म की डाइट लेनी चाहिए। आजकल लोग गूगल करना शुरू कर देते हैं, कीटो डाइट ले लेते हैं, कभी एटकन डाइट ले लेते हैं, वो इनके लिए नहीं है। इनको मेडिटेरेनियन डाइट में जाना चाहिए। मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो इतनी बैलेंस डाइट है, जैसे अभी हमारी साइकोलॉजिस्ट भी वो बता रही थी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सी फूड है, उसमें रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, तो उससे बेहतरी हो जाती है। ठीक है, एक ब्रेक जी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहता हूँ। साहिर की एक नज़्म है, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। हम यहाँ बैठ के शोज़ तो करते हैं, लेकिन एक आम खातून जिसको ज़िंदगी में 300 रुपये की मेडिसिन महंगी लगती है, उसके लिए बातें बहुत नॉवल सी होती हैं। कोशिश कीजिए कि इस मुल्क में इंसाफ हो। यू गाइज कैन डू इट। नया सिलसिला ये है कि हम एक कपल को बुलाते हैं और जिनकी शादी को साल या उससे कम का अरसा हुआ होता है। तो आज हमारे साथ जो तशरीफ़ रखता है कपल, मैं ये अपना नाम खुद बताएंगी। हाफिज़ साहब का नाम मैं बताता हूँ, हाफिज़ उबैद साहब हैं और उनके साथ उनकी मिसेस तशरीफ़ रखती हैं अमरजिश इनका नाम है। इससे पहले कि हम हाफिज़ साहब से अमरजिश से बात करें, वेरी नाइस जी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपकी शादी को, कितने महीने हो गए? हमारे माशाल्लाह 6 माह और ऑलमोस्ट 15 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गिन रहे हैं आप? हम जस्ट मुश्किल टाइम है गिन के ही गुजरता है, जैसे कैद हो गिन के गुजरती है। नहीं, हम लोग अच्छा टाइम दिन गिन के गुजार रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और 6 मई को 5th and 6th May 2023 वी गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के बिल्कुल ईद के 2 हफ्ते बाद की बात। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई थी? मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली रियल इस्टेट सेक्टर से, और अमरजिश जो हैं वो भी रियल इस्टेट में इन्होंने जंप इन किया, तो हम लोग सेम कंपनी में जॉब कर रहे थे। देन कुछ फैमिली रिलेशंस निकल आए जब हम लोग साथ थे, और फिर बस काम करते हुए साथ थे, तो लाइकिंग काम करते हुए इन्होंने मुझे अपने काम में फंसा लिया। ओके अच्छा, तो मतलब 6 महीने में कोई कभी इख्तलाफ हुआ कोई?
होता रहता है ऑब्वियसली, होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो गुस्से का कौन तेज है आप लोगों में से? ये तेज है गुस्से? बहुत तेज है गुस्से बहुत के। तेज है। तो और मतलब इन्हें जब कोई बात बुरी लगती है तो ये इजहार कर देते हैं उसका? नहीं, घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर चले जाते हैं? ओके। गुस्से में दरवाजा मार के बाहर, दरवाजा फिर सिर्फ 2 मिनट बाद वापस आके अच्छा सॉरी। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं स्पेशली उन लड़कियों को, मैरिड लड़कियों को कहना चाहती हूँ जो मोस्टली कहते हैं हमारे हस्बैंड हमसे सॉरी नहीं करते, हमसे इस तरह माफ़ी नहीं मांगते, बस गुस्सा कर लेते हैं। ये थोड़े ऑपोजिट है, ये गुस्से का इजहार नहीं करते, ये प्यार का इजहार करते हैं। ये मेरे लिए मेरी मैरिड लाइफ की सबसे अच्छी बात है। साहब माफ कर दें यार, ऐसे लोग क्यों दूसरे मर्दों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं यार आप लोग? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मेरे में चूँकि हमारा एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, मैं मर्जिश से ऑलमोस्ट 10 साल बड़ा हूँ, और ऐसा नहीं लग रहा ऑनेस्टली। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं लग रहा। यू गाइज लुक माशाल्लाह ब्यूटीफुल टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा जो है वो जहन में रखता हूँ कि ऑब्वियसली आई एम मेच्योर देन हर, तो मुझे मेच्योरिटी शो करवानी है। हम कभी ऐसा होता है, जब भी आप इख्तलाफ में देखेंगे दो लोगों की, अगर आप एक रिसर्च स्टडी करें तो उसके अकॉर्डिंगली जब आपको गुस्सा आता है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो 4 से 5 मिनट का है। अगर आप उस 4 से 5 मिनट को कंज्यूम कर जाते हैं, जो कि आप बोलने में करते हैं, अगर आप खामोश रह के कंज्यूम कर दे तो आपका टेम्परेचर जो है, जो ब्लड प्रेशर शूट हुआ होता है, वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो ये बोलती रहती हैं, मैं चुप करके सुनता रहता हूँ। इवन शी शाउटेड के मैं बोल रही हूँ, आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? तो मैं वो भी खामोश करके ना सुनता हूँ। फिर जब ये 100% बोल के खामोश हो जाती हैं तो फिर मैं एंड पे कह देता हूँ अच्छा सॉरी। फिर मेरी उस बात का जवाब ये 2-3 दिन बाद देते हैं, अच्छा तुमने वो कहा था ना, उसका जवाब ये है, उसका जवाब फिर ये आपको जाहिर है फिर हाँ, फिर मैं कहती हूँ क्या समझना ना इंसान तो गुस्से की तेज ये है ज्यादा। लेकिन यही बात मैंने पूछी थी, आपने मुझे कहीं और लगा दिया था। इनके नजदीक मैं हूँ। हाँ, इनके नजदीक मैं आप तेज हूँ, हाँ। लेकिन आप तेज हैं गुस्से की। तो आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? मैं वैसे शॉर्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा, मुझे छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है ना। ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, इसकी जगह वहाँ होनी चाहिए, वहाँ क्यों नहीं रखी ना, टॉवल को बेड पे क्यों रख दिया। मतलब मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। ये बस थोड़े मेसी से हैं, तो इस चीज़ पे भी थोड़े मेसी से हैं ये। तो आपको प्रॉब्लम मेसी होने से? मुझे प्रॉब्लम मेसी होने से है। Okay. मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड चाहिए होती हैं। Okay. और इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। तो आप ये सीख जाएंगे, अभी 6 महीने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप यकीन मानिए, ये हाफिज साहब मुझसे बैठ के ना मुझे थ्योरी बता रहे थे अपनी ना, कि यूँ तो हमारी तो जिंदगी में, मैं कहा हाफिज साहब 4 साल बाद पूछूंगा आप भी यही होंगे, मैं भी यही होऊंगा। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, इनकी सबसे अच्छी बात अभी तक आपको क्या लगी? इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीज़ मैटर्स को ना ये हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वेरी नाइस। ये मुझे इनकी सबसे अच्छी बात है। मतलब किसी को ज़्यादा किसी की साइड नहीं लेते, जो सही है ना उसकी तरफ साइड लेते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई ऑपोजिट जो भी है वो हो। मतलब आप ही की साइड लेते हैं? नहीं, मतलब आप ही की साइड लेते हैं। नहीं, जो सही होता है उसकी साइड लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, और कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि इनमें चेंज हो जाए? इनमें चेंज हो जाए, ये शादी के बाद मुझे टाइम बहुत कम देने लगे। मुझे इनको कहना पड़ता है बाहर चलें, खाने पे ले जाएं, यहाँ ले जाएं, लेके जाते हैं, लेकिन रात को 9 बजे 8-10 बजे। तो मैंने कहा इस टाइम जाके क्या करना है, सब कुछ तो बंद हो गया, इस टाइम क्या। मतलब मैं इनसे ये चाहती हूँ कि मुझे स्पेशली टाइम दिया करे, ऑफिस से एक अलहदा टाइम निकाल के मेरे लिए आया करे, मुझे कॉल करके कहा करे बेगम रेडी हो जो मैं आ रहा हूँ। ये चाहती हूँ मैं इनसे, जो मुझे अभी तक 6 महीनों में नहीं मिला। आप लोग ये सब कैसे कर लेते हैं, मुझे बताएं कैसे? I just want to know this. तो प्लीज मुझे बता दीजिए, how do you guys do this? ये सबसे मज़ा आता है, ये फीमेल सबको अच्छा लगता है, ये सबके हस्बैंड स्पेशली उनको टाइम दे। कोई काम है घर, उसके लिए आए, अच्छा चलो आ जाओ तुम भी साथ आ जाओ, नहीं ये नहीं, स्पेशली हमारे लिए आए, हमें टाइम दे, कॉल करके कहीं रेडी हो जाओ मैं बाहर पिक करने आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी इनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे अमरजिश में फ्रॉम डे फर्स्ट, क्योंकि जब ये हायर हुई थी तो इनका इंटरव्यू मैंने ही किया था। ओए होए, तो आपने पक्का इंटरव्यू कर लिया बेगम के लिए भी? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है अमरजिश बहुत इनोसेंट है, इनमें झूठ नहीं है और इम्प्योरिटी नहीं है, जो कि और फेकनेस नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ ना आजकल की लड़कियों में। आप इंस्टाग्राम पे आप कुछ और हैं, यूट्यूब पे कुछ और हैं, घर जाएं तो बेचारी बेलनों से रोटियां पका रही हैं और बुरे हालात हैं, यानी तो अमरजिश में ये चीज़ नहीं है। अमरजिश इज़ सो नेचुरल। कोई एक ऐसी बात जो आप इनकी चेंज करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये अगर नहीं हो तो भी ठीक ही है?
मेरे नज़दीक यानी मैं सिर्फ अमरजिश में नहीं कहता, मैं सभी को ये कहता हूँ कि वी हैव टू बी मैच्योर, हमें ज़िंदगी गुजारनी सीखनी चाहिए। इस दुनिया के क्या तौर तरीके हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। आप इस दुनिया में, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया था कि आप इस दुनिया में अपनी एक छोटी सी दुनिया नहीं बना सकते ना, आपको यहीं के तरीके सीखने पड़ेंगे, इन्हीं लोगों तो आपको लगता है कि इनमें वो तरीके ये सीखती नहीं है? अभी ऑब्वियसली इनको बेसिकली लगता है कि मैं अभी इमेच्योर हूँ, मुझे मैच्योर एज हो फैक्टर जाना है। चाहिए। ऑब्वियसली आहिस्ता 10 साल पहले शायद मैं इनसे ज़्यादा इमेच्योर था। अगर मैं बैक इन 2013 तो शायद ये मेरे से ज़्यादा। If I may ask, how old are you? 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो बात बता दी, आप गाना भी गाया आपने इनकी? इनकी बेसिकली फरमाइश थी कि बारात वाले दिन मैं इनके लिए गाना गाऊं। चूँकि इंस्टाग्रामर भी हैं मर्जिश, अब तो काफ़ी कम कर दिए इन्होंने, वैसे ये शेफ़ भी हैं, तो मैंने खैर इनकी इस किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई ना, मैंने कभी इनको, बल्कि इवन इनको भी मैंने रिसेंटली एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाया होममेड फूड का ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ग्रोइंग वेल। तो मैंने किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखी और शादी से पहले मुझे कहा जी बारात पे आपने इस तरह मेरे लिए गाना गाना है। तो वो बारात इतनी मैसी थी कि हम लोग, मैं पहुंचा ही 8:45 बजे था ना, हम बहुत लेट थे। अच्छा, हम बारात में हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं? हम शायद लेट ना हो, लेट कमर्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, यानी मेरी कोशिश होती है मैं आर्मी टाइम के अकॉर्डिंग चलूँ, जो टाइम दिया उससे भी 10-15 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। तो लेकिन घर वाले, वो ख़वातीन स्पेशली जो जिन्होंने तैयार होना होता है, मैं अपने बारात वाले दिन सुबह 5:30 बजे से उठ के सारी चीज़ें मैंने अपनी की, हेयर कट खुद किया, हेयर कलर खुद अप्लाई किया, अपना सूट खुद परचेज़ किया, कुछ काफ़ी रेलेवेंट इररेलेवेंट जितनी एक्टिविटीज़ थी खुद परफॉर्म की। और जब मैं घर पहुंचा ऑलमोस्ट इट्स बीन 5:50 और 5:60 PM, अराउंड 6 PM मैं घर पहुंचा, मेरी सेराबंदी होनी थी एंड नो वन वाज देयर, मेरे घर में था ही कोई नहीं। ये बेचारे सारा कुछ करके मैं आया तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मुझे तो कहते थे 5 बजे सेराबंदी है। मैंने वालदा को कॉल की, मैं वालदा से पूछा तो वालदा कहती हैं मैं तुम्हारी बहन के साथ पार्लर आई हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो दूसरी बहन का है, वो हमारे साथ पार्लर आई हुई है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा भाभी का है, कहती हैं वो दोनों इकट्ठी पार्लर गई हुई हैं। मैंने कहा भाई, कहते हैं वो उनको लेके गए हुए हैं। मैंने कहा मैं किस लिए आया, मुझे ये तो बता दो। सेरा भी खुद ही पहन लेता हूँ, ड्राइव भी करके चला जाता हूँ। तो यानी वो लोग स्टेप बाय स्टेप उन्होंने खैर वापस आना शुरू किया, और यानी तकरीबन हम लोग 8:45 बजे के करीब, मुझे याद है कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऑपोजिट हमने जाना था। इनके फादर की, इनके ब्रदर इन लॉ की मुझे कॉल्स आ रही हैं, और मैं रास्ते में भी लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। और गाना कौन सा गाया था? ये बताएं। गाना मैंने 2 गाए थे। इन्होंने मुझे कहा था, वो उन दिनों बड़ा फेमस था कैफी खलील का कहानी सुनो। सुनाइए, कहानी सुनो। क्या बात है, शादी में? तो इन्होंने मुझे कहा जी वो गा दीजिएगा। आपकी तो अकम्प्लिश हो गया था मिशन, आपने क्यों गाया? हाँ, इस बार इनको पसंद था। मैंने जो अच्छा, कैसे, जरा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा। जो मैंने दूसरा गाया था, जिससे मैंने स्टार्ट लिया था, मैं वही कर देता हूँ दोबारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, हो करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहार, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। मैं तेरा हो जाऊं, वाह वाह वाह, जो तू कर दे इशारा। अब साहब ये गाना याद रखिएगा, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली बहुत अच्छा गाया। ख्वाब वाली बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हेयर अंदर आपको जरूर ख्वाब में आएंगे नाइट में जब भी आपको नहीं। अच्छा, वी विश यू द वेरी बेस्ट, ऑनेस्टली यू गाइस आर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू गाइस लुक सो ब्यूटीफुल। एंड हाफिज साहब, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर मीटिंग यू मैम। आप लोग यहीं रहिएगा, हम अपने नेक्स्ट उस पे जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। अगर आपकी शादी 1 साल के अंदर अंदर हुई है तो आप भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। लव टॉकिंग टू यू गाइज एंड वुड लव हैविंग यू हियर, आप भी आ सकते हैं। कैन आयशा इज विद अस फ्रॉम कनाडा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र।
अच्छा आयशा, ये बताइए रोजगार के कितने मौके हैं वहाँ, और पाकिस्तानी अगर कनाडा जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। रोजगार के मौके डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रोविंस में आ रहे हैं, किस टेरिटरी में आ रहे हैं। ओके। जैसे ऑन्टेरियो, जहाँ पे टोरंटो बहुत मशहूर शहर है, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली वहाँ पे अब इस वक्त आजकल रोजगार के मौके कम हुए हैं। ओके। और जैसे वो प्रोविंसेस जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन कम है, जैसा कि ये अल्बर्टा जहाँ पे मैं रहती हूँ, या सस्कैचुअन या अटलांटिक प्रोविंसेस, तो उधर रोजगार के मौके डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। ओके ओके। अच्छा, तो अगर पाकिस्तानी कनाडा आना चाहें तो उसके लिए क्या ज़राए क्या होते हैं? किस तरह से आप लोगों से कंसल्ट करें या क्या करें? यहाँ से अप्लाई करें? क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू अप्लाई किया जा सकता है? ये तो एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर लेती हूँ चंद स्ट्रीम्स में। जैसे सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कीजिए। ओके। उसके लिए कोशिश ये कीजिए कि आप लाइसेंस्ड कंसल्टेंट लें, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ फ्रॉड के केसेस भी सुनते हैं। तो अल्लाह ना करे आपके किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये कि कोशिश कीजिए लाइसेंस कंसल्टेंट। दूसरी एक ये बात, इस वक्त 2023 में सबसे आसान तरीका कनाडा आने का पाकिस्तानियों के लिए विजिटर वीज़ा है। ओके। विजिटर वीज़ा पे समझिए आप कनाडा आ गए। ओके। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्टेटस तो विजिटर का है, तो लीगली आप 3 चीज़ें कर सकते हैं ऑन विजिटर वीज़ा। यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी परमिट, यू कैन अप्लाई फॉर एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन जो कि बिजनेस इमिग्रेशन कहलाता है, और थर्ड वन है आपका यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ओके। ये तीनों स्ट्रीम्स लीड करती हैं गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंसी व्हिच लीड्स टू गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। ओके ओके। और आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानी इस कनाडा मूव करते हैं तो वहाँ एक बेहतर ज़िंदगी उनका इंतज़ार करती है, और जाहिर है वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ की भी हेल्प कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, हिजरत में तो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। नो डाउट हम परदेसी हो जाते हैं, लेकिन मौके डेफिनेटली ज़्यादा हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से बेहतर भी हैं, बहुत सी चीज़ें जिनमें हम पाकिस्तान को अभी भी याद करते हैं, मिस करते हैं। लेकिन नो डाउट अगर कोई इंसान बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में कनाडा मूव होना चाहता है तो कनाडा के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। अभी भी बहुत गुंजाइश है कनाडा में आने की, सेटल होने की, कारोबार करने की, नौकरियां ढूंढने की, बच्चों की परवरिश करने की। और जाहिर है 4, 5 साल, 6 साल कनाडा में रहने के बाद आप दोबारा से पाकिस्तान मूव हो सकते हैं और पाकिस्तान को सर्व भी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। जैसा कि फैमिली रीयूनिफिकेशन स्ट्रीम्स हैं इनकी, जिसमें मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, यानी अगर कोई विजिट वीज़ा पर या स्टडी पर आ गया है कनाडा, स्टेटस उनका ये हो गया है, तो अब उनकी फैमिली को उनसे रीयूनाइट किया जाए। जिसमें अगर कोई बंदा मैरिड है तो वो अपनी बीवी बच्चों को बुला सकता है आसानी से, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, वो बहुत सारे मौके हैं। प्लस ये कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा सकते हैं इन अ मच बेटर वे। ओके आयशा, हम एक काम करेंगे, हम इसको सेगमेंट को थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि हम अगले हफ्ते आपको दोबारा लाइन पे लें और आपसे तफसील से कुछ बात करें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम तक पहुंचे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जाएं ज़रूर, लेकिन वापस आके अपने वतन की खिदमत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विल टॉक टू यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या बनाया आज आपने? आज जी वेट पॉरेज है। वेट पॉरेज, ये क्या होता है? दलिया। और ये नाश्ते में बड़ा ज़बरदस्त होता है खाने। हाँ जी। और ये इन लोगों को भी खिलाया जा सकता है कि हमारे गेस्ट को? बिल्कुल जी, बिल्कुल खिलाया जा सकता है। ओके ओके। क्योंकि ये एक रेगुलर डिश है जिसको मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा हेल्थी भी फूड है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थी फूड है, और इसके बाद बंदा फ्रेश भी रहता है। ओके। और इसको बनाने में कितनी देर लगती है? ये सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाता है? जी हाँ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो आप, और ये नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। नाश्ते की ही डिश है? नाश्ते की भी है, बस ऑन एंड ऑफ भी खा सकते हैं आप। वैसे भी खा सकते हैं। आपकी भी तो शादी हुई है ना? कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस, आई लव यू टू मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब हमारे दोस्त हैं, मारफा रेस्टोरेंट के मालिक हैं और बहुत कमाल आदमी है, बहुत कमाल आदमी है। वंडरफुल। आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली कुछ मैसेजेस जो आप अपने, अब जो लोग देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं मैम?
जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें, ईट हेल्दी, स्मार्ट ईटिंग करें, लाइफस्टाइल एक्टिव होगा तो आपका ओबेसिटी का इशू भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपकी बाकी बॉडी की फंक्शनिंग, सिस्टमिक फंक्शनिंग, आपको डिफरेंट इलनेसेस, ये कुछ भी नहीं होंगे। सो स्टे एक्टिव एंड लव योरसेल्फ। ओके, एंड आई वुड लाइक टू से कि लोगों को पिन पॉइंट करना, बॉडी शेम करना बहुत गलत बात है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लोगों को क्रिटिसाइज़ करना या उनको कॉन्शियस फील कराना, सो स्टॉप डूइंग दैट। बी रियलिस्टिक, लाइफ में मेहनत करें और गिव अप कभी नहीं करें, 3 चीज़ों पर फोकस करें, बी रियलिस्टिक, रियल हो जाए। मैं उन वेरी गर्ल्स को क्विकली यस, मैं उन गर्ल्स को मैसेज देना चाहती हूँ जो शादी से बहुत ज़्यादा डरती हैं। शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने पार्टनर में क्या देखा है, उसमें क्या चीज़ सिलेक्ट की है। पार्टनर सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा हो तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। मर्द सिलेक्ट करें, बी अ मैन, पहले मर्द बने। और फीमेल्स को ये सजेशन है कि सिलेक्ट अ मैन, नॉट अ बॉय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। शादी कीजिए, खुश रहिए जहाँ भी रहें।